हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। दोस्तों, पैट एग्जाम के लिए मैं आपको करा रहा हूं इंग्लिश, और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर आपकी चल रही है, जिसको लेकर हम एक वीडियो आपके पास पहुंचा चुके हैं जो आपकी बेसिक्स को लेकर थी, इंग्लिश से संबंधित। ठीक है, चलिए आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स से आगे बढ़ के। हमने बात करी थी सेंटेंसेस को लेकर, यानी हम वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होते हैं, और आपकी क्लास क्या होती है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसको लेकर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे टेंसेस को लेकर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड व्हाट इज द टेंस, इन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो बनी रही हमारे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट चीज़ें अब मैं आपको कराने वाला हूँ बिल्कुल इजी वे में, बहुत ही शानदार तरीके से, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा ये लिख चुका है आपके सामने। टॉपिक है आपका TENSE, टेंस, जिसको हिंदी में क्या कहा जाएगा मित्रों? हिंदी में कहा जाएगा काल। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको काल कहा जाता है। अब देखो, कालों के काल, महाकाल, यानी 3 प्रकार के काल आपको देखने को मिलेंगे इंग्लिश के अंतर्गत। आपने गाना सुना होगा, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, यानी जो बीत गया है वो पास्ट की बात, अब दौर ना आएगा मतलब आने वाला समय, और जो वो कह रहा है जिस समय में, वो प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय। यानी 3 प्रकार के काल आपको देखने को मिलते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश ग्रामर मेनली। पहला आप देखोगे, जिस समय में वो बात कर रहा है वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। जिस समय में वो बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। ठीक है, जो समय बीत गया वो आपका पास्ट टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट टेंस। और जो समय आने वाला है फ्रेंड्स, वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस दैट आई एम टेलिंग यू बाय यूजिंग ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड एंड द लेजर पेन। चलिए, अब सर जी क्या इससे अलग भी होते हैं? हाँ होते हैं भाई, होते हैं। इसको मैं छोटा कर लूँ, मैं जब आपको बताऊंगा। देखो भाई, ये 3 प्रकार के टेंस आपको देखने को मिल गए। अभी जो 3 प्रकार के टेंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनके भी कुछ काइंड आपको देखने हैं। पहली बात तो ये देख लो कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको। जो प्रेजेंट टाइम है उसको बोला जाता है वर्तमान काल। क्या बोला जाएगा? वर्तमान काल। इसको बोला जाएगा भूतकाल, यानी वह समय जो भूत प्रेत की दुनिया में चला गया। भूत कौन बनते हैं? जिनकी मौत हो जाती है, जो मर जाते हैं, जो गुजर जाते हैं, यानी जो समय गुजर गया। ठीक है, ये आपका ये कहलाता है भविष्य काल। क्या कहलाता है भाई? भविष्य काल कहलाता है। यानी और अगर इस चीज को और भी ज्यादा स्पष्टता के साथ अगर आप लोग समझना चाहते हैं, एक वो समय जो चल रहा है, चल रहा है, टिक 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 टिक, मतलब गतिमान है। एक वो समय जो बीत गया, जो समय बीत गया उसकी बात होगी। यानी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और वो समय जो पीछे चला गया, ये कंप्लीट समय हो चुका। ठीक है भाई। इसकी बात करें तो जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है, ठीक है, यानी अभी यहां से हमारी स्टार्टिंग है, अभी आएगा, ये आपके धोरे चलकर आ रहा है,
आपकी तरफ को आएगा वो। ठीक है भाई, तीनों प्रकार आपको समझ में आ गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों ही काइंड अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, इफ यू आर एंजॉइंग दिस सेशन सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है भाई, इसको मैं रफ कर दूं। चलो अभी हमने बात करी किसको लेकर, तीन टाइप्स को लेकर टेंसेस के। अब जो तीनों टाइप्स हैं क्या उनके अंदर भी कोई टाइप होता है? हाँ जी गुरुजी होता है। जब हमने पकड़ा एक को, किसको, प्रेजेंट टेंस को, किसको पकड़ा, प्रेजेंट टेंस को, तो हमने देखा कि सर प्रेजेंट टेंस यानी आपने जो टेंस के तीन भाग बांटे थे, आपने जो सर टेंस के तीन भाग बांटे थे ना ये वाले, इनके भी पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक आपने देखो, आपको यहाँ तक का तो क्लियर है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक प्रेजेंट है और दूसरा पास्ट है और तीसरा फ्यूचर है। अब इनके जो सब कैटेगरीज होंगी वो सब कैटेगरीज कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर वन, एक आपका जो प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आएगा। इंडेफिनिट टेंस। सेकंड आपका कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। नंबर थर्ड आपका परफेक्ट टेंस होगा। एंड नंबर फोर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो जैसे आपका प्रेजेंट में देखने को मिला ना, सेम वैसे ही इसमें भी आपको इंडेफिनिट देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको कंटिन्यूस देखने को मिलेगा, इसमें आपको परफेक्ट देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको परफेक्ट कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। सेम यही प्रोसेस आपके इसमें होगी। यहां भी आपका इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा आपका परफेक्ट एंड नंबर फोर्थ आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है दोस्तों? नंबर फोर आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी आपने देखा कि एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है परिवार में जिसका नाम है टेंस। टेंस के तीन औलाद हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और इन तीनों की भी चार चार औलादें हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आज जो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस को लेकर बात करेंगे। ठीक है, बड़े आगे बारी बारी से सीखते चलेंगे। हेडिंग डालेगा आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस की जो हम बात करते हैं आपके सामने, तो सर जी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाने? देखो भाई, इसको पहचानने के तीन तरीके आपको फॉलो करने होंगे। ये तीन टेक्निक्स अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोगों का भला हो जाएगा। एक तरीका तो आपका होगा, सम वर्ड्स, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनको देखने मात्र से ही आप ये कह दोगे कि हाँ ये इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, दूसरी चीज आपको स्ट्रक्चर्स को लेकर बात करनी होगी, यानी उसकी बनावट को लेकर बात करनी होगी। तीसरी चीज आपकी
इसका कॉन्सेप्ट या कह सकता हूँ उसके मीनिंग के आधार पे आप लोगों को कंफर्म करना होगा कि हाँ ये टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है भी या नहीं है। अब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होने के लिए कौन कौन सी बातें हैं, देखो जो अब मैं वर्ड लिखवाऊंगा वो केवल इंडेफिनिट को बताएंगे। अब इसके साथ आने वाली वर्ब ये तय करेगी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है। जैसे अगर किसी सेंटेंस में आता है ऑलवेज, अगर किसी सेंटेंस में आता है सेल्डम, अगर किसी सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है रेयरली, आपको देखने को मिलता है नॉर्मली, आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सॉरी, जनरली, यानी नॉर्मली, जनरली, रैंडमली, ओकेशनली, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी सेकंड, अगर ऐसे करके कहीं पर आता है, मतलब इसमें एवरी के बाद कुछ भी आ जाए, एवरी वाले वर्ड अगर आते हैं, ठीक है, तो दोस्तों वो इंडेफिनिट को तय करेंगे, मतलब वो इंडेफिनिट को बताएंगे। किसको बताएंगे? इंडेफिनिट को बताने का काम करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सॉरी स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर यह कहेगा गुरुजी कि अगर किसी सेंटेंस में या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है सब्जेक्ट के साथ, ये सेंटेंस इसका होगा, या इधर सब्जेक्ट दिया होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होगा, या अगर सब्जेक्ट के साथ डू या डज दे देगा तो उसके बाद फिर सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो वो भी इसी का टेंस होगा। ये आपके स्ट्रक्चर है, मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, पहचानने के लिए बता रहा हूं, ये कंडीशन होगी। कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि एक तो इसमें रिपीटेड एक्शन को दर्शाया जाएगा। रिपीटेड एक्शन अगर तुम करते हो, जैसे खाना रोज खाते हो तो रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। रिपीटेड एक्शन के साथ साथ स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तब भी आप इसका प्रयोग करोगे। अगर कहीं कमेंट्री कर रहे हो तो भी इसका प्रयोग होगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कमेंट्री कर रहे हो तो तब भी इसका होगा। और अगर न्यूज़ हेडलाइन है, न्यूज़ हेडलाइन, तब भी दोस्तों क्या होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, 3 तरीके आपको बताए हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द 3 टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। आइए इसको और मतलब डीपली देखते हैं, इसको और गहन अध्ययन करते हैं। सर इसमें और आप इसको कैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी। अच्छा कट रहा है क्या ऊपर से? अब ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, हम देखेंगे गुरुजी कैसे पहचान होगी इनकी। प्रेजेंट इंडेफिनिट डाल लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो आप देख पा रहे हो, देखो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करूं
जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनके लिए बता रहा हूं। इंग्लिश वाले तो वैसे करेंगे जैसे मैंने उनको अभी बताया, पहचानने का तरीका। हिंदी वाक्यों में क्या आएगा, वाक्य के अंत में आपको क्या रखा मिलेगा। कह रहे गुरुजी सर हिंदी में नहीं आएगा, हिंदी में मत बताओ। नहीं आएगा, लेकिन आपके समझने के लिए बेहद जरूरी है। ताहूं, इस तरह के तो हिंदी में प्रयोग होंगे, इस तरह ये हिंदी में प्रयोग होंगे जो आपको दिख रहे हैं, ये तो हिंदी का मैटर है। लेकिन हिंदी आएगी नहीं, हिंदी आएगी नहीं तो फिर स्ट्रक्चर देख लो आप। अगर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने सेंटेंस बताया ना, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस आपको तो उनमें आपका आएगा असर्टिव, और असर्टिव में आता है आपका अफर्मेटिव। देखो भाई, मान लो एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह बाजार जाती है। ना कोई प्रश्न पूछा गया है, ना किसी बात को मना किया गया है, बस ये सीधा सीधा बताया गया है कि वह बाजार जाती है। अब गुरुजी इसका स्ट्रक्चर बता दो। स्ट्रक्चर ये कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। गुरुजी यही बस स्ट्रक्चर है इसका। ये स्ट्रक्चर है तो बनाए। सब्जेक्ट क्या है, कौन बाजार जाती है, वह, तो सी एक वचन है। अब ये भी आपके दिमाग में आई, सर एक वचन बहुवचन का क्या मतलब है, सिंगुलर प्लूरल का क्या मतलब है, अभी बताऊंगा। सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट। अब इसको कैसे पहचाना गुरुजी आपने, कैसे कैसे पहचाना, अब पहचानने का तरीका सुन लो भाई। नोट करके आपको लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि किसी वाक्य में, वाक्य में सेंटेंस की बात कर रहा हूं, सेंटेंस में ना तो मनाही हो और न प्रश्न पूछा गया हो, न प्रश्न पूछा गया हो, तो अगर ना तो प्रश्न पूछा गया है और ना किसी बात को मना किया गया है, तो परिस्थितियां क्या होंगी, तो परिस्थितियां क्या होंगी ये आपसे पूछा जा रहा है। परिस्थितियां ये होंगी, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है, सिंगुलर और प्लूरल। देखो भाई, सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हैं तो क्या कंडीशन बनेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा भाई। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल मैन वर्ब का प्रयोग होगा, केवल मैन वर्ब का ही यूज होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर इसमें एस या एस लगाने का आपने प्रयास किया। लेकिन दोस्तों दूसरी बात, ये नोट 1 करके लिख लें। नोट 2 क्या कहता है आपका? नोट 2 कहता है यदि सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा गया हो या मना किया गया हो, यानी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये कहेगी सेंटेंस यदि नेगेटिव है या मित्रों सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, इन दोनों ही कंडीशन में होगा क्या? इन दोनों ही कंडीशन में आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब गुरुजी मैन वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब में आपका डू या डज होगा और बाकी जो कि तो आपकी मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये तो इस वाली कंडीशन में, और यहाँ वाली कंडीशन में यहाँ देखिएगा डू ये डज के बाद नोट लगा होगा, उसके बाद सीधा मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब मेरी बात सुनना गौर से, दोनों मेरी बात को गौर से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो जरा, यानी सेंटेंस जब इंटेरोगेटिव होगा तो ये कंडीशन बनेगी, जब नेगेटिव होगा तो ये कंडीशन बनेगी। एक बात और लिखो भी नोट 3 करके, यदि सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो, यदि सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगा। याद रहेगा भाई, एस या ईएस नहीं लगेगा। कभी आप इसमें एस या ईएस को जोड़कर अपनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता का प्रमाण देने लगो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई, सेंटेंस गलत हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ठीक है, चलो बढ़े आगे। हमने चलो दोबारा से हम लिखते हैं पहली बात, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको जो इसमें बनेगा, जैसे वह लड़का रोज स्कूल जाता है। पहचान तो आपने कर ली कि ये इंडेफिनिट का है। इंग्लिश में कैसे पहचान होगी गुरुजी? इंग्लिश में ऐसे होगी कि यहाँ तो दिया होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ रहे होंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और यदि कोई अदर वर्ड हुआ तो अदर वर्ड आ सकता है। यानी ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मिल जाएगा तो फिर सेंटेंस कैसा होगा, सेंटेंस कैसे बनेगा? दैट बॉय goes to school daily. That boy goes to school daily. अब हमने एक चीज और पकड़ ली यहां से कि सर इसमें आ गया डेली, ये भी किसको दर्शाता है? इंडेफिनिट को दर्शाता है। और यहां पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी यहां पर गो प्लस ई एस जुड़ा है। जब गो और ई एस जुड़ा है तो ये तो होगी आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैंने बताया था इसमें एस या ई एस जुड़ा होगा, और ये कंडीशन अगर आपके सामने बन गई है तो सेंटेंस किसका होगा गुरुजी? सेंटेंस होगा फिर इंडेफिनिट। सेंटेंस किसका होगा? इंडेफिनिट होगा भाई, सेंटेंस इंडेफिनिट होगा। क्लियर हुआ भाई, समझे? ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की और, देखो बढ़े आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा सर दूसरा सेंटेंस अगर इसका कहीं नेगेटिव दे दिया तो, चल भाई नेगेटिव देगा तो उसको भी देखेंगे। नेगेटिव होगा तो सर उसको भी देखेंगे। नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा तो कैसा होगा? देखो भाई, वह लड़की अपना कार्य स्वयं नहीं करती है, स्वयं नहीं करती है। क्या ऐसा कुछ आपके एग्जाम में लिखा हुआ आएगा? नहीं आएगा गुरुजी। तो नहीं आएगा तो फिर कैसा लिखा हुआ आएगा? ऐसा लिखा हुआ आएगा कि यहां पर होगा एक सब्जेक्ट और डू और डज, यहां पर हेल्पिंग वर्ब होंगी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। ये कंडीशन आपको मिलेगी देखने को। गुरुजी एक चीज़ तो आप इसमें भूल गए। हाँ भाई मैं भूल गया, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। नॉट को लेकर सेंटेंस बनाएं। देखो
दैट गर्ल अपना कार्य स्वयं नहीं करती है। डज नॉट डू हर वर्क। आपने एक चीज और नोट करी सर, इसमें तो डू और डज दोनों आ गए। सर इसमें तो डू और डज दोनों आ गए, तो भैया यहाँ जो डज दिया है ना, ये डज, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ जो डू दिया है यह एक मैन वर्ब है। इसका मतलब होता है करना, और यह क्या है, एक सहायक क्रिया का काम कर रही है केवल। क्या कर रही है? केवल और केवल एक सहायक क्रिया का यहाँ से काम किया जा रहा है, या केवल सहायक क्रिया का काम ही हो रहा है। भाई समझ में बात आई? अब आपने कहा सर यहाँ पर डज ही क्यों प्रयोग हुआ, डू यूज क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे भी कंसेप्ट है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट होगा आपका प्लूरल, ये वाला, तो इसके साथ तो डज आएगा प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ डू आएगा और प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे सर इस सिंगुलर प्लूरल कब होगा? देखो सिंगुलर और प्लूरल, देखो सिंगुलर प्लूरल तब होगा जब यहां पर ही, सी, इट, ये किसी का नाम आएगा। प्लूरल कब क्या होगा? आई, वी, यू, दे। इनके साथ तो आपका आएगा डू, और इनके साथ आपका आएगा डस। क्लियर हुआ? यानी एक तरफ तो ही, सी, इट या किसी का नाम, और उसके बाद डज आएगा, एंड आई, वी, यू, दे, और प्लस क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डू आएगी। क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों? डू आएगी। ठीक है, बड़े आगे। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव, यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो देखो यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले लगा होगा हिंदी में, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। लेकिन इसमें पहले डू या डज तो लिखे होंगे स्टार्टिंग में, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, प्लस अगर किसी सेंटेंस में नोट दिया है तो नोट होगा, अदरवाइज नोट नहीं होगा। मैंने की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ये कंडीशन बनेगी आपके सामने। ये कंडीशन आपके साथ क्रिएट होगी, बनेगी। देखो इधर, जैसे डज सी सिंग अ सॉन्ग डेली। क्या वो रोज गाना गाती है? क्या वो
रोज ही गाना गाती है। क्या वो रोज गाना गाती है? पता नहीं गाती है, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आ जाएगा आपका WH टाइप को लेकर। या दोस्तों क्वेश्चन वर्ड टाइप, इसमें क्या अंतर है? कोई खास अंतर नहीं है और अंतर भी बड़ा है। अंतर बड़ा ये है, इसमें कब, क्यों, कैसे, ये ना बीच में लगे होंगे। लेकिन जब हम पढ़ाएंगे इंग्लिश, जो इंग्लिश कहीं ना कहीं अलग होती है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नोट है तो नोट, अन्यथा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है भाई, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस बनाए, सेंटेंस कैसा होगा देखो, वाई डू यू नॉट improve your number? मार्क्स, मतलब तुम अपने मार्क्स क्यों नहीं बढ़ाते? तो डू आ गया, डू के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर यहाँ पर डू आ गया। इन दोनों का ही तो मैंने बताया था, मैंने इन दोनों का ही होगा। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ जल्दी से। कुछ दिक्कत परेशानी है क्या? नहीं ना, क्लियर होगा। देखो इधर, अब यहां से जो मैं नेक्स्ट क्लास आपकी कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर होगी। ठीक है, यानी ये आपकी कल होगी संडे में। ठीक है, अब कुछ एक 5 वर्ड वोकेबलरी के ले लेते हैं इसके साथ, क्योंकि आपको कुछ वोकेबलरी रोज आपको दे दी जाए। वोकेबलरी कहां से लें? देखो भाई, a bed of roses, एक मुहावरा। दूसरी बात, ब्लैक एंड ब्लू। तीसरा, a Herculean task। ठीक है, एट 6 and 7, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, एट रैंडम,
इसका मीन्स क्या निकलेगा? देखो अभी सुनो, इनको याद कैसे करना है, समझना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। अब बेड ऑफ रोजेज, गुलाब के फूलों की सेज, गुलाब के फूलों की सेज पे सोना आसान है कठिन है? आसान है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इजी वर्क। इजी मतलब आसान कार्य। टू क्वालिफाई द सीटेट एग्जाम इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। टू क्वालिफाई द पेड एग्जाम इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ब्लैक एंड ब्लू, बीट मर्सीलेसली, बुरी तरह पीटना, निर्दयता पूर्वक पीटना, हरकुलन टास्क, कठिन कार्य, कठिन कार्य। इसमें आ जाओ एट 6th and 7th when I entered in the room everything was in disorder या everything at 6 and 7 क्या हो जाएगा? इन डिसऑर्डर। अस्त व्यस्त। नंबर फिर एट रैंडम, एट रैंडम मतलब एमलेसली, उद्देश्यहीन, ठीक है। तो ये 5 वर्ड जो मैंने आपको लिखवाए आप लोग इनको भी याद करके आओगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद, आप लोग इसे याद आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर जाने वाली जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।